नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एमएल भाटी और आप हैं मेरे साथ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर क्लास 12th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के नियमित लेक्चर जो है अपलोड करते रहते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास की ज्योग्राफी की अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था थोड़ा सा हम उसके बेसिक पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आज के लेक्चर पर बात करूंगा। कल मैंने अपने बात करी थी, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि भूगोल क्या है, भूगोल का जन्म किसको कहते हैं, कैसे भूगोल की शुरुआत हुई, कौन से देश में सबसे ज्यादा भूगोल विकसित हुआ, और उसके बाद हमने बात करी थी भूगोल की प्रमुख शाखाओं की। तो भूगोल की प्रमुख शाखाओं में मैंने आपको बताया था कि भूगोल को प्रमुख रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। एक तो है भौतिक भूगोल, एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बारे में भी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया था कि भौतिक भूगोल में विद्यार्थियों हम क्या पढ़ते हैं। तो आपका आंसर था कि सर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के घटकों का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की भौतिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी शाखा हमारी थी मानव भूगोल। मानव भूगोल में फिर हम क्या पढ़ते हैं, तो कल हमने चर्चा करी थी कि मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच बनने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव और पर्यावरण जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इनके जो अंतर संबंध है, इनके जो अंतर संबंध है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन जो है वो भूगोल की मानव भूगोल शाखा जो है वो करती है। आज विद्यार्थियों चैप्टर हमारा वही 1 नंबर चल रहा है। चैप्टर का नाम हमारा वही है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड सब्जेक्ट स्कोप। तो विद्यार्थियों आज अपने विचारधाराओं पर बात करेंगे, क्योंकि भूगोल जैसा आज है इसको ऐसा होने में बहुत टाइम लगा है। समय के गलियारों से भूगोल को समझते हैं और समय के गलियारों से भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेत्ता आए और उन्होंने भूगोल में अपना अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने जो भूगोल के अंदर अपने विचार दिए वही तो उनकी विचारधाराएं हैं। क्योंकि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं को समझेंगे कि कौन कौन से ज्योग्राफर आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम आज पढ़ने वाले हैं विचारधाराएं। और जब भी आप विचारधाराएं पढ़ें, खास करके इस लेक्चर के अंदर, इस विषय के अंदर और इस अध्याय के अंदर हम मूल रूप से 3 विचारधाराएं पढ़ने वाले हैं। इन विचारधाराओं को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके माइंड में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो मानव होना चाहिए और एक प्रकृति होगी। एक मानव और एक प्रकृति होगी। इन्हीं 2 चीजों पर ये विचारधाराएं टिकी हैं। अगर आपने इन दोनों को माइंड में रख के विचारधाराओं को पढ़ा तो विचारधाराएं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, क्योंकि मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल की विचारधाराओं पर बात कर रहे हैं, इसलिए आपको मानव भूगोल और प्रकृति 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए, कौन कौन सी विचारधाराएं हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संभववाद। सबसे पहली विचारधारा का नाम क्या है, संभववाद। इसे हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म, संभववाद या पॉसिबिलिज्म। चलिए, दूसरी विचारधारा कौन सी रहेगी हमारी, तो दूसरी विचारधारा हमारी रहेगी निश्चयवाद, जिसको अपने कहते हैं डिटरमिनिज्म। इसे तो नियतिवाद भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं। और तीसरी विचारधारा हमारी रहेगी नव निश्चयवाद, जिसको अपने कहते हैं न्यू डिटरमिनिज्म। नव निश्चयवाद को क्या कहते हैं, न्यू डिटरमिनिज्म कहते हैं। और इसी का तो नाम है रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत, यानी कि गो एंड स्टॉप थ्योरी। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं पहली विचारधारा की। विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा है कि आपके माइंड में मानव और प्रकृति ये 2 चीजें होनी चाहिए जब आप विचारधारा को समझें। देखिए,
आदिकाल से ही मानव प्रकृति का अध्ययन करता आया है और आदिकाल से ही मानव ने प्रकृति को प्रभावित किया है और प्रकृति ने मानव को किया है। तो कहीं तो मानव शक्तिशाली हो जाएगा, मानव जो है प्रकृति पर उसका निर्धारक हो जाएगा, उसका उस पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है, और कहीं पर प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आपके माइंड में ये दो चीजें होनी चाहिए जब विचारधाराएं आप पढ़ो। सबसे पहली विचारधारा हमारी है संभववाद, और जब भी आप विचारधारा पढ़ो तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए कि संभववाद शब्द किसने दिया। संभववाद शब्द किसने दिया? तो संभववाद जो शब्द है ये एल फेब्रे ने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट कि संभववाद शब्द किसने दिया? एल फेब्रे ने दिया। इसका पूरा नाम क्या है? आप तो पूछोगे कि सर इसका पूरा नाम क्या है? तो लुशियन फेब्रे इसका पूरा नाम है। लुशियन फेब्रे इसका पूरा नाम है। तो फेब्रे ने क्या दिया? संभववाद शब्द दुनिया में सबसे पहले दिया। अब आप लोग कहोगे तो क्या सर संभववादी विचारधारा भी इसने दिए? तो नहीं, संभववादी विचारधारा इसने नहीं दिए। इसका तो केवल इतना ही काम है कि इसने संभववाद शब्द दिया था। इसने ये जो संभववाद शब्द दिया था, ये पॉसिबिलिज्म जो शब्द दिया है, ये इसने अपनी पुस्तक में दिया है। इसकी पुस्तक का नाम भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो एल फेब्रे की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसी बुक में तो एल फेब्रे ने संभववाद शब्द को दिया है। इसी बुक में तो एल फेब्रे ने संभववाद शब्द को दिया है। पहली बात क्या बताई? संभववाद शब्द किसने दिया? एल फेब्रे ने। दूसरी बात क्या बताई? कौन सी बुक में दिया? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में दिया। अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। इसने तो केवल शब्द दिया है, विचारधारा किसने दी? विचारधारा किसने दी? तो विचारधारा देने वाले थे पाल विडॉल डी लाब्लांश। नाम तो इनका बहुत सुंदर है, पाल विडॉल डी लाब्लांश। आप याद रखने के लिए ब्लांश अकेला ही याद कर सकते हो। पाल विडॉल डी लाब्लांश। इन्होंने कौन सी विचारधारा दी? इन्होंने संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। इन्होंने संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर होगा कि सर पाल विडॉल डी लाब्लांश ने ही संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। फिर इस विचारधारा में क्या है? आ जाइए यहाँ पर। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे कि माइंड में रखने। संभववादी विचारधारा के अंतर्गत ये माना गया कि जो मानव है वो सर्वे सर्वा है। मानव सर्वशक्तिशाली है, प्रकृति उसके आगे कुछ नहीं है। मानव प्रकृति को अपने अनुसार बना लेता है। मानव अपनी बुद्धि और चतुराई से प्राकृतिक संभावनाओं का उपयोग कर लेता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेता है। यानी कि जब इस तरह की विचारधारा आई जिसमें मानव को सर्वे सर्वा माना गया, जिसमें मानव ही प्रकृति का आधिपत्य, प्रकृति पर आधिपत्य मानव का माना गया, मानव को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई, मानव ही सर्वे सर्वा है, मानव ही शक्तिशाली है, ऐसी विचारधारा को क्या कहा गया? ऐसी विचारधारा को क्या कहा गया? संभववाद कहा गया। यहाँ पर कौन ज्यादा शक्तिशाली है? यहाँ पर मानव ज्यादा शक्तिशाली है। और जिस विचारधारा में मानव सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा या प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा, मानव को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी, उस विचारधारा को हम क्या कहेंगे? संभववाद कहेंगे। उस विचारधारा को क्या कहेंगे? संभववाद कहेंगे। अब आप इस पर आराम से लिख सकते हो कि संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन तो पाल विडॉल डी लाब्लांश ने किया था, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लेकिन संभववाद शब्द तो किसने दिया? एल फेब्रे ने दिया था। कौन सी बुक में दिया? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में दिया। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन ब्लांच ने किया, शब्द एल फेब्रे ने दिया। कौन सी बुक में दिया? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। अब ये विचारधारा है क्या? तो आप कहोगे इस विचारधारा में मानव को सर्वोच्चता दी गई, मानव को सर्वशक्तिमान माना गया, मानव प्राकृतिक आदेशों को नहीं मानता है, उस पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है, और मानव अपनी बुद्धि और चतुराई से प्राकृतिक संभावनाओं का उपयोग कर लेता है।
इस प्रकार जिस विचारधारा में मानव ज्यादा शक्तिशाली होगा उसे अपने क्या कहेंगे, संभववाद कहेंगे, उसे अपने क्या कहेंगे, पॉसिबिलिज्म कहेंगे। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखो, जैसे ही कोई विचारधारा आती है थोड़े समय तक वो चलती है, फिर दूसरे भूगोलवेत्ता आ गए, ठीक है। जब दूसरे भूगोलवेत्ता आ गए तो कोई भी विचारधारा या जो सिद्धांत होता है उसकी आलोचना तो होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अब देखो, संभववाद के बाद जैसे ही निश्चयवाद आया, जैसे ही फ्रेडरिक रेटजल आया, इसने कहा, इसने तो ब्लांच को कहा, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने तो सारी शक्तियां मानव को दे दी, जबकि प्रकृति तो सर्वे सर्वा है। प्रकृति अपने क्रोध में जो है भूकंप ला सकती है, बाढ़ ला सकती है, फिर मानव क्या करेगा? यानी कि प्राकृतिक शक्तियों पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है। पहली विचारधारा में कौन था? मानव शक्तिशाली था। लेकिन इसकी तो आलोचना हो गई। इसकी आलोचना किसने करी? फ्रेडरिक रेटजल ने करी, और फ्रेडरिक रेटजल ने इसकी आलोचना करके अपनी नई विचारधारा दे दी, जिसको क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डिटरमिनिज्म कहते हैं। अब जैसा कि इसका दूसरा नाम क्या है? नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब प्रकृति। इस विचारधारा में किसको शक्तिशाली माना गया? इसमें मानव को माना गया था। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें शक्तिशाली कौन हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी। इसमें कौन हो जाएगी शक्तिशाली? प्रकृति हो जाएगी। इसमें ये माना गया, इसमें फ्रेडरिक ने बताया कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति तो सर्वे सर्वा है। मानव प्रकृति से डरता है, उसके क्रोध से डरता है, उसकी पूजा करता है, उसके आदेशों को मानता है। कुल मिलाकर यहाँ इसने बोल दिया कि मानव तो प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का क्या है? दास है। इस तरह की विचारधारा जिसमें प्रकृति को ज्यादा शक्तिशाली माना गया और मानव को तुच्छ माना गया, इस तरह की विचारधारा को क्या कहते हैं? नियतिवाद कहते हैं। इसी को तो क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। और ये विचारधारा किसने दी थी? तो आपका आंसर होगा कि सर ये विचारधारा तो फ्रेडरिक रेटजल ने दी थी। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि फ्रेडरिक रेटजल जो है ये कहाँ का था? जर्मनी का था। हमारा तो मेन मकसद ये है कि इस विचारधारा में हम लिखें क्या, इस विचारधारा का जो हमारा लिखने का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। आपको समझ में आ गया कि निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है, प्रकृति को सर्व शक्तियां दी गई हैं, प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव तो उसकी पूजा करता है, उसके क्रोध से डरता है। कुल मिलाकर मानव को प्रकृति का दास माना गया, क्योंकि इसमें प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इसको नियतिवाद कहते हैं। क्योंकि नियति तो क्या है? प्रकृति ही है। इसका एक और नाम है, इसे वातावरणवाद भी कहते हैं, क्योंकि वातावरण ही तो पर्यावरण है, तो इसका नाम वातावरणवाद भी है। चलो विद्यार्थियों, आपको दो चीजें समझ में आ गई कि संभववाद, मानव सब कुछ संभव कर सकता है, मतलब मानव ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। निश्चयवाद में कौन शक्तिशाली हो गया? प्रकृति शक्तिशाली होगी, यानी प्रकृति सर्वे सर्वा, इसमें तो मानव प्रकृति का दास है, ठीक है, उससे डरता है, उसके क्रोध से डरता है, उसकी पूजा करता है, अर्चना करता है, ठीक है। कुल मिलाकर मानव प्रकृति का दास है। कौन सी विचारधारा में? निश्चयवाद में या नियतिवाद में, या इसका नाम है वातावरणवाद, ठीक है। दो विचारधाराएं विद्यार्थियों आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें मानव शक्तिशाली है, यानी ये चीज भी लिखना है आपको, इसमें प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है, इसमें आपको लिखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। जब फ्रेडरिक रेटजल ने निश्चयवाद दिया तो उसके बाद ये विचारधारा भी थोड़े समय तक चली। अब फिर नए विचारक आ गए। नए विचारक कौन आए? भाई ग्रिफिथ टेलर आए। ये कहाँ के थे? ये तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने कहा अरे आपने तो सही नहीं किया। इन्होंने रेटजल को कहा कि आपने तो सारी शक्तियां किसको दे दी? प्रकृति को दे दी। मानव का भी महत्व है, मानव के पास भी शक्तियां हैं। आज मानव चांद पे पहुंच गया, आज मानव बहुत सारी प्राकृतिक
प्राकृतिक संभावनाओं का उपयोग कर रहा है, मानव बुद्धि और विकास से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेता है। ये तो आपने अच्छा नहीं किया, सारी शक्तियां प्रकृति को नहीं देनी चाहिए, मानव का भी प्रकृति में महत्व है। ठीक है, तो रेडजल ने कहा फिर क्या माने हम, कौन शक्तिशाली है, मानव या प्रकृति, क्या माने हम? तो फिर भाई फ्रेडरिक रेडजल, ग्रिफिथ टेलर ने जो है अपनी नई विचारधारा दे दी। इसने कहा कि मानव को भी ज्यादा शक्तिशाली मत मानो, प्रकृति को भी ज्यादा शक्तिशाली मत मानो, आप ऐसे करो प्रकृति और मानव को समान मानो। आप प्रकृति मानव के महत्व को भी तुच्छ मत मानो और प्रकृति के महत्व को भी कम मत मानो, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोगी हैं और ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य करते हुए अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो इन्होंने तीसरी विचारधारा दे दी। तीसरी विचारधारा किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। कौन सी विचारधारा दी? नवनिश्चयवाद दिया इन्होंने, नवनिश्चयवाद दिया, जिसको अपने क्या कहते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसी का तो दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो थ्योरी, इसी का तो दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो थ्योरी, यानी कि रुको और जाओ सिद्धांत। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा रुको और जाओ सिद्धांत किसने दिया, तो आपका तो आंसर होना चाहिए रुको और जाओ सिद्धांत तो टेलर ने दिया। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ग्रिफिथ टेलर ने जो नवनिश्चयवाद दिया, इसमें किसको शक्तिशाली माना गया? इसमें तो, क्योंकि ये तो तीसरी विचारधारा है, इसमें किसी को शक्तिशाली नहीं माना गया, इसमें मानव और प्रकृति को समान महत्व दिया गया, दोनों को महत्व दिया गया। क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति को समान महत्व दिया गया, इसलिए इस विचारधारा को संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग कहते हैं। संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग कौन सी विचारधारा को माना गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसका जो बीच का मार्ग है वो नवनिश्चयवाद को माना गया है। नवनिश्चयवाद का ही तो दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ सिद्धांत, स्टॉप एंड गो थ्योरी। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि रुको और जाओ सिद्धांत क्या है? ठीक है, नीतिवाद तो समझ गए, नवनिश्चयवाद तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसमें दोनों समान हैं, प्रकृति और मानव, ये दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए, सामंजस्य करते हुए अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड में कायम रख सकते हैं, यानी कि दोनों को समान कर दिया गया इसमें। अब आपका प्रश्न तो ये है कि रुको और जाओ ये क्या चीज है, इसके बारे में भी तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो आप कहीं नगरों में, मार्केट में, किसी शहर में जब आप जाते हो तब आप देखते हो कि वहां पर यातायात का जो चौराहा होता है वहां पर आपको कई तरह की जो है ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, और वहां पर आपको एक इंस्पेक्टर भी होता है, उन यातायात को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्पेक्टर भी होता है। वो कैसे यातायात के साधनों को रोकता है और कैसे दूसरी साइड वालों को निकालता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी है। ग्रिफिथ टेलर ने यही स्थिति हमारे जीवन पर भी लागू करी। इन्होंने कहा कि मानव क्या करता है, मानव दुनिया में आता है, जन्म लेता है, अपने जीवन संबंधी उद्देश्य पूरा करता है, यानी कि 50, 60 साल, 70, 100 भी मान लेते हैं, इतना रुकता है दुनिया के अंदर और अपने जीवन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करता है और चला जाता है। इसी तरह से जन्म लेगा, पृथ्वी पर रुकेगा और चला जाएगा। यही विचारधारा तो क्या है? रुको और जाओ सिद्धांत कहते हैं। रुको और जाओ सिद्धांत इसी को तो कहते हैं, इसी को कहते हैं नवनिश्चयवाद। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी। मोटा मोटी मैं एक बार और आपको बता देता हूं, फिर ये आप लोगों की याद हो जाएंगे मुझे लगता है। आप कोशिश करें कि साथ साथ ही याद करते चले मेरे आप। हमने पढ़ी है आज विचारधाराएं। सबसे पहली विचारधारा पढ़ी हमने संभववाद। संभववाद शब्द किसने दिया? एल फेबरे ने दिया। कौन सी बुक में दिया? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में दिया। लेकिन ये विचारधारा किसने दी? ये विचारधारा तो ब्लांच ने दी थी। ये विचारधारा ब्लांच ने दी थी। इसमें ब्लांच ने क्या माना? इसमें ब्लांच ने माना
कि मानव तो सर्वोच्च है, मानव सब कुछ कर सकता है, मानव अपनी बुद्धि और चतुराई से प्राकृतिक संभावनाओं का उपयोग कर लेता है। इस तरह से जिस विचारधारा में मानव को ज्यादा शक्तिशाली माना गया वो विचारधारा कौन सी है? संभववाद है। अब हम इसकी जब आलोचना हुई तो दूसरी विचारधारा आई, कौन सी आई? नव निश्चय, ये निश्चयवाद आया। इसी को तो नियतिवाद कहते हैं, क्योंकि नियति प्रकृति होती है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक रेटजल ने, ये जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेटजल ने कौन सी विचारधारा दी? निश्चयवाद दिया। अब इन्होंने इसका उल्टा कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, मानव ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसमें तो प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि प्रकृति मानव पर कंट्रोल करती है, प्राकृतिक शक्तियों के आगे मानव कुछ नहीं है। तो ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया, प्रकृति को सब कुछ माना गया, मानव तो प्रकृति का दास है, उसकी पूजा करता है, उसके क्रोध से डरता है, और इस तरह से जब प्रकृति को ज्यादा शक्तिशाली माना गया तो इसे ही तो वातावरणवाद कहते हैं। ये वातावरणवाद ही तो क्या है? निश्चयवाद है। यही तो क्या है? नियतिवाद है। अब उसके बाद इसकी भी आलोचना हो गई, इसकी भी आलोचना हो गई, तो तीसरे विचारक आगे, कौन आगे? टेलर आगे। टेलर ने कहा कि ना तो मानव शक्तिशाली है, ना प्रकृति शक्तिशाली है, ना मानव शक्तिशाली है, ना प्रकृति शक्तिशाली है। तो फिर इन दोनों ने पूछा फिर कौन है? कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को कायम कर सकते हैं। एक नई विचारधारा, इसने ना तो संभववाद को माना, ना निश्चयवाद को माना, लेकिन इनके बीच का मार्ग निकाल दिया। इनके बीच के मार्ग को कौन सी विचारधारा कहा गया? नव निश्चयवाद कहा गया। इसी को क्या कहा गया? नव निश्चयवाद। इसी का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ सिद्धांत। इस पर भी मैंने चर्चा करी कि मानव जन्म लेता है, पृथ्वी पर रुकता है और अपने जीवन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करके निकल जाता है। इसी को कहते हैं रुको और जाओ सिद्धांत, यानी कि स्टॉप एंड गो थ्योरी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। छोटी सी दो बातें और हैं, वो मैं बता दूं आप लोगों को। यहाँ पर इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ लिखा है मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव का स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना। यानी कि जब मानव प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेगा, मानव हार कर प्रकृति के अनुसार बन जाएगा, उसके आदेशों को मान लेगा, इसको अपने क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। इसे ही तो क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। दूसरी बात लिखी है, क्या प्रकृति का मानवीकरण भी होता है? बिल्कुल होता है। हमने अभी पढ़ा था संभववाद में कि मानव ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसमें वही बात कही गई है कि जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार बना लेता है, जब मानव अपने तकनीकी ज्ञान, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार बना लेता है, तो इसे ही तो क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। इसे ही तो प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा था आज का लेक्चर। आज आपने विचारधाराएं पढ़ ली हैं। कुल मिलाकर 6 विचारधाराएं हैं हमारे इस चैप्टर में। 3 विचारधाराओं पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली और 3 विचारधाराओं पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहें इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।